नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गार्गी क्लासेस पर। आज की करंट अफेयर्स क्लास की पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक्स, जिसमें अंतर्गत सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की जो खाड़ी है उसके लिए उस पर आधारित न्यूज़ है कि बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट एक योजना बनाई गई है जिसका नाम है बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट। हाल ही में बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान एवं यूके स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया की एक टीम ने बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट यानी BOBBLE के तहत जो मानसून है, इसके अलावा उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं और मौसम संबंधी अन्य पूर्वानुमानों की सटीक भविष्यवाणी के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इसके मुख्य बिंदुओं की हम बात करें तो ये BOBBLE यानी कि बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट भारत एवं यूके की संयुक्त परियोजना है, जिसका उद्देश्य मानसूनी प्रणाली पर बंगाल की खाड़ी में समुद्री प्रक्रियाओं के प्रभाव की जांच करना है। इसके अलावा इसके अन्य उद्देश्यों के अंदर ये जो परियोजना है, इसको भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एवं ब्रिटेन के प्राकृतिक पर्यावरण अनुसंधान परिषद अर्थात नेचुरल एनवायरनमेंट रिसर्च काउंसिल के द्वारा वित्त पोषित किया गया है। अर्थात इसके लिए धन की व्यवस्था इन दोनों संस्थाओं के द्वारा की जा रही है। बंगाल की खाड़ी की दक्षिण एशियाई ग्रीष्मकालीन मानसून प्रणाली को नियंत्रित करने में अहम भूमिका, विशेष रूप से दक्षिण बंगाल की खाड़ी में समुद्री सतह का तापमान निम्न है, जिससे कि समुद्री वातावरण के साथ साथ मानसून भी प्रभावित होता है। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी की तुलना में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी अधिक ठंडी है, जो कि मानसून को प्रभावित करती रहती है। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में अधिक लवणता होने से वर्षा की संभावना कम होती है और यह ग्रीष्मकालीन मानसूनी धाराओं से प्रभावित होती है। इस परियोजना के तहत बंगाल की खाड़ी में होने वाले बदलावों का अवलोकन करने के लिए 2 जहाज, इसके अतिरिक्त 6 महासागरीय ग्लाइडर्स और 8 नावों को तैनात किया जाएगा। ये जो दोनों जहाज हैं वो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में स्थापित किए जाएंगे, जिससे इस क्षेत्र में हवाओं, समुद्री धाराओं, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण मार्गों का पता लगाते हुए समुद्री तापमान, लवणता और धाराओं का अवलोकन करेंगे। हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के 50वां स्थापना दिवस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने 3 मई 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी स्वायत्त संस्थानों और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीनस्थ कार्यालयों के जो प्रमुख हैं उनसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी गतिविधियों और कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए उठाए गए प्रयासों के संबंध में चर्चा की है। इसके प्रमुख बिंदुओं की बात करें, जिसके अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मई 1971 के अंदर स्थापित विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी गतिविधियों के आयोजन, इनके समन्वय, प्रचार आदि के लिए नोडल विभाग की भूमिका निभाता है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रयासों के कारण भारत विज्ञान आधारित पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशनों की संख्या के मामले में चीन और अमेरिका इन दोनों के बाद में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर कोविड-19 पर एक मल्टीमीडिया गाइड, जिसे कोविड कथा नाम दिया गया, वह लॉन्च की गई है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। हाल ही में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस ने कहा है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की जम्मू और कश्मीर खंडपीठ
केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों जिनके अंदर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो कर्मचारी हैं उनसे संबंधित सेवा मामलों की सुनवाई करेगी। अर्थात जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर जो कर्मचारी हैं उनके जो सेवाओं से संबंधित जो समस्याएं हैं या मामले हैं उनकी सुनवाई अब CAT के द्वारा की जाएगी। CAT जम्मू कश्मीर खंडपीठ के द्वारा की जाएगी। इससे पहले यह जो सुनवाई है वो चंडीगढ़ खंडपीठ के द्वारा की जाती थी। इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो सबसे पहली बात कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की जो स्थापना है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार या 323A के अनुसार तहत की गई है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 323A है वह संसद को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र और राज्य की जो लोक सेवाएं हैं, इसके अलावा स्थानीय निकाय, सार्वजनिक निगम और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों में नियुक्त व्यक्तियों की सभी जो सेवा शर्तें एवं भर्तियां हैं उनसे संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकती है। अर्थात ये शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है कि वह राज्यों और केंद्र में और राज्यों के अंदर जो इस प्रकार के ट्रिब्यूनल्स की स्थापना कर सकता है जो कि सेवा शर्तों और भर्ती की जो समस्याएं हैं, विवाद हैं, उन्हें सुलझा सके, उनके मामलों की सुनवाई कर सके। वैसे अनुच्छेद 315 से 323 तक के जो अनुच्छेद हैं वे संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोगों के से संबंधित हैं, जिसके अंदर 323A के अंतर्गत ये अधिकार संसद को दिया गया है भारतीय संविधान के द्वारा। अब भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 323A है उसका अनुसरण करते हुए जो संसद के प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया था संसद ने। यह अधिनियम केंद्र सरकार को एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य प्रशासनिक अधिकरण के अधिकार का गठन देता है। जैसा कि हमने अभी 323A के लिए बात की थी कि इसकी जो शक्ति है वो संसद के जो प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के माध्यम से मिलती है, जो कि 1985 के अंदर पारित किया गया था, जो केंद्र और राज्यों के अंदर प्रशासनिक अधिकरण के गठन का अधिकार देता है। साथ ही वर्ष 2006 के अंदर जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 है उसमें संशोधन करके इसके जो सदस्य हैं उनकी शक्ति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान कर दिया गया। अधिकरण किसी भी मामले को तय करने के संदर्भ में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है और उल्लेखनीय है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की कानूनी प्रक्रियाओं के तहत बाध्य नहीं है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम ऑपरेशन समुद्र सेतु रखा गया है। 5 मई 2020 को भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया। वे एयरलाइन संचालन के बंद होने के कारण विदेशी भूमि पर फंसे हुए थे, यानी मालदीव जो देश है वहाँ पर हमारे भारतीय जो नागरिक हैं फंसे हुए हैं और वो एयरलाइन बंद हो जाने की वजह से वहाँ से आ नहीं पा रहे थे। अब उन्हें लाने के लिए भारतीय नौसेना ने यह बेड़ा उठाया है और इसी के तहत ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया है। भारतीय जहाज़ों जिनके अंदर एक पहला जहाज़ है जिसका नाम जलाश्व, पहला जहाज़ जिसका नाम जलाश्व है और दूसरा जहाज़ जिसका नाम मगर है, इन दोनों को माले और मालदीव के बंदरगाहों पर भेजा जा रहा है और पहली यात्रा के दौरान लगभग 1000 व्यक्तियों को लाने की योजना है और मालदीव से निकाले जाने वाले व्यक्तियों की सूची भारतीय मिशन द्वारा मालदीव में तैयार की जा रही है। यानी भारतीय मिशन के द्वारा मालदीव के अंदर भारतीय लोग जिनको वहाँ से निकाला जाना है उनकी सूची तैयार की जा रही है। INS जलाश्व जो है वो 8 मई 2020 को मालदीव में पहुंच जाएगा और ये 17,521 टन को विस्थापित करने के अंदर सक्षम है। आप यहाँ इस मैप के अंदर देख पा रहे हैं कि ये जो हिस्सा है ये है मालदीव और मालदीव से यहाँ जो ये जहाज़ है INS जलाश्व और जो मगर है INS मगर, ये पहले भारत से चलेंगे और मालदीव पहुंचेंगे। मालदीव से यहाँ 900 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए मालदीव पहुंचेंगे और यहाँ से ये इन जो फंसे हुए भारतीयों को लेकर के पुनः कोच्चि जो पोर्ट है, कोच्चि पोर्ट, वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ उन्हें क्वारंटाइन करेंगे। तो इस तरह से उनके लिए ये वापस लाने का जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। INS मगर
10 मई 2020 को मालदीव पहुंच जाएगा और यह एक उभयचर युद्धपोत है जो कि 5750 टन को विस्थापित करने में सक्षम है। निकासी के बाद यानी वहाँ से इन लोगों को लाए जाने के बाद में इन्हें कोच्चि के अंदर क्वारंटाइन में रखा जाएगा, यानी इन्हें लोगों से अलग रखा जाएगा। अब INS जलाश्व की बात करें तो इसका तो पहले इसका नाम USS ट्रेंटन था, जो कि 2006 के अंदर अमेरिका से ख़रीदा गया था। इसकी खरीद के बाद इस जहाज़ का नाम INS जलाश्व रख दिया गया। संस्कृत में जलाश्व का अर्थ होता है दरियाई घोड़ा। INS जलाश्व एक उभयचर युद्धपोत है। अब हम बात करें एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स यानी कि जो उभयचर जो जहाज़ होते हैं उनके महत्व के बारे में, तो 2018 के अंदर भारत सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की। इस परियोजना के तहत भारत में 4 उभयचर जहाज़ बनाए जाएंगे। इनमें से प्रत्येक जहाज़ का जो वजन है वो 30,000 टन होगा। INS विक्रांत के बाद में ये 4 जहाज़ देश में बनने वाले सबसे बड़े जहाज़ होंगे। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत में बेरोजगारी की जो दर है वो 27.1% तक पहुंच गई है, यानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। 5 मई 2020 को भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी केंद्र ने बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के अनुसार इस समय 121.5 मिलियन लोगों के पास में रोजगार नहीं है। साथ ही इस डेटा में यह भी कहा गया है कि कोविड-19 संकट के कारण 91.3 मिलियन दिहाड़ी मजदूर बेरोजगार हैं। इसके अलावा 18.2 मिलियन उद्यमी बिना काम के, यानी क्योंकि उनके पास मजदूरों की कमी है, उनको मजदूर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए उनके काम बंद पड़े हैं। इसी कोविड-19 के कारण लगभग 17.8% जो मिलियन वेतनभोगी कर्मचारी हैं वे भी प्रभावित हो रहे हैं। CMIE अर्थात सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य जो निष्कर्ष हैं वो इस निम्नानुसार हैं, जिनके अंदर सबसे पहली बात कि लॉकडाउन के कारण जो बेरोजगारी की जो दर है वो 27.1% हो गई है। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण दोनों बेरोजगारी दर बढ़ी हैं, यानी शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ग्रामीण जो बेरोजगारी है वो पहले 20.88% थी, जो बढ़कर के 26.16% हो गई है। ग्रामीण आबादी की जो मदद करने के लिए भारत सरकार ने मनरेगा को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मनरेगा की जो मजदूरी है उसमें वृद्धि भी की गई है। साथ ही झारखंड जैसे कई राज्य इस तरह के उपायों को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं शुरू कर रहे हैं। जैसे कि हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ा था कि झारखंड सरकार के द्वारा जो रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है 120 दिन के लिए मजदूरों को, वहाँ के जो बाहर से आए जो श्रमिक हैं उन्हें ट्रेंड किया जाएगा और उन्हें वहाँ पर काम भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार की कुछ स्कीम्स हैं वो सरकार और राज्य सरकारें चला रही हैं, जिससे कि ये बेरोजगारी की जो दर है उसे कंट्रोल में किया जा सके। अब हम बात करें कृषि क्षेत्र की, तो कृषि क्षेत्र के अंदर जो प्रदर्शन है वो इन संपूर्ण गतिविधियों के अंदर सबसे अच्छा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर इसे छूट दी गई थी। 20 अप्रैल 2020 के बाद से 5.8 मिलियन जो किसान हैं वो काम पर लौट गए। इसके अलावा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भारतीय खाद्य निगम या FCI जिसे कह सकते हैं, और इसके अलावा नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी NAFED जो हैं वे दोनों रबी फसलों की खरीद के लिए कार्यरत थे, और इसमें चावल, गेहूं, दालें और कपास आदि जो फसलें हैं वो शामिल थी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी जो SIDBI है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया SME सर्विस प्लेटफॉर्म नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। लखनऊ स्थित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी SIDBI ने हाल ही में घोषणा की है कि वह इंडिया SME सर्विस प्लेटफॉर्म नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। यह जो प्लेटफॉर्म है वह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों यानी जिन्हें MSME अथवा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज भी कहा जाता है, उनको परिचालन शुरू करने के लिए वित्त और ऋण बढ़ाने और अन्य सहायता सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। साथ ही सभी सरकारी योजनाओं का एक डैशबोर्ड भी इस प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा।
अब भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। इसे शॉर्ट में सिडबी भी कहा जाता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की जो सिडबी है भारत की स्वतंत्र वित्तीय संस्था है, जिसकी जो स्थापना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की वृद्धि विकास के लक्ष्य से की गई थी। यह लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास तथा इस तरह की अन्य गतिविधियों में लगी अन्य संस्थाओं के कार्यों में समन्वय के लिए एक प्रमुख वित्तीय संस्था है, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्लास के टॉपिक समाप्त होते हैं और अब बारी है हमारे आज के प्रश्न की, जो कि है हाल ही में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यानी DIAT ने कोविड-19 वायरस को विघटित करने के लिए कौन सा माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर विकसित किया है? तो इसका जवाब है DIAT ने इसके लिए कोविड-19 जो वायरस है उसको विघटित करने के लिए अतुल्य नाम का एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर विकसित किया है। इसी के साथ आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।